अस्सलाम वालेकुम। साइंस की दुनिया की तरफ से कदीर कुरैशी और हसान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और ये हमारा माहाना प्रोग्राम है जिसमें हम आपके सवालात के जवाब देते हैं। और पिछले चंद दिनों में जो सवाल आए हैं उनमें से अक्सर के कोशिश करेंगे हम जवाब देने की। अम, आप अगर इस वक्त ये देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं और आपके जहन में कोई सवाल है तो इसी पोस्ट में जहाँ पे आप ये देख रहे हैं वहाँ पे नीचे आप अपना सवाल कमेंट में कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के भी जवाब दे सकूं। चूँकि ये 2025 की माहाना सीरीज़ का आखिरी प्रोग्राम है, मैं चाहता हूँ कि हम अपने कुछ जो वॉल्टियर्स हैं और अपने जो एडमिन टीम है उनका भी थोड़ा सा आपसे मैं तारुफ़ करा दूँ और उनकी जो खिदमात हैं वो आपसे बयान कर दूँ। 2025 में हमारे वॉल्टियर टीम ने बहुत ज़्यादा काम किया है, जिसका अंदाज़ा शायद आपको होगा अगर आप साइंस की दुनिया को फॉलो करते हैं। तो हमने न सिर्फ वीडियो बनाने शुरू किए हैं, हर हफ्ते एक वीडियो रिलीज़ होता है, यूट्यूब का चैनल बनाया है हमने, टिकटॉक का चैनल बनाया है, इंस्टाग्राम का चैनल बनाया है। और उसके अलावा पिछले 11-12 साल से साइंस की दुनिया पर जो इंफॉर्मेशन हम शेयर करते रहे हैं, हम उसको अब इकट्ठा करके किताबचों की सूरत में शाया कर रहे हैं ताकि ये महफूज भी हो जाएं और आप लोगों को मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठा एक किताबचे की सूरत में मिल जाए। तो ऐसे कई किताबचे शाया हो चुके हैं जो साइंस की दुनिया पर भी हैं, और उसके अलावा वक्फन व वक्फन हम वो लिंक पोस्ट करते रहते हैं जहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन, ये किताबचे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि ये किताबचे डाउनलोड कीजिए, इन्हें स्टडी कीजिए, और उसके अलावा साइंस की दुनिया का यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और उन पे जब वीडियो रिलीज़ होता है या आप किसी वीडियो को देखते हैं और उस पर कोई सवाल होता है तो कमेंट्स में सवाल ज़रूर कीजिए। हमारी कोशिश होती है कि आपके सवालात के जवाब दिए जाएं। तो कुछ जो हमारे वॉल्टियर्स हैं उनका मैं आपसे तारफ़ करवा दूं। उमीर हुज़ैफ़ा साहब हैं जो हमारे फोरम पर फ़िज़िक्स से मुतालिक जो आर्टिकल्स थे वो इकट्ठा करके उन्हें किताबी शक्ल में शाया कर रहे हैं। और अब तक 9 मुख्तसर किताबचे तैयार कर चुके हैं। उमेर ज़ाफ़ा साहब बहुत ही नफीस काम करते हैं और बहुत बारीक बीनी से प्रूफ रीडिंग करते हैं, ग्राफिक्स बनाते हैं और फिर सारा जो कंपाइलेशन का और फॉर्मेटिंग का काम है वो करते हैं। आमिर हुसैन शाहनी साहब इसी तरह बायोलॉजी पर जो लिखे गए आर्टिकल्स हैं वो इकट्ठा करते हैं और उन्हें शाया करते हैं किताबचों की सूरत में, और उन्होंने अब तक 3 किताबचे शाया किए हैं। तनवीर हुसैन साहब जो हमारे हफ्तावार साइंसी खबरें हैं उसकी भी एक सीरीज़ हमने शुरू की है। तो अ, उस सीरीज़ में हफ्तावार ख़बरों को कंपाइल करते हैं, उसके ग्राफिक्स बनाते हैं और उसको पोस्ट करते हैं। और उसके अलावा हम जो वीडियो बनाते हैं, वीडियो के टाइटल्स, सब टाइटल्स भी वो तैयार करते हैं। तैयब सईद साहब हैं, उन्होंने भी बहुत काम किया है, लेकिन आजकल चूँकि वो स्टूडेंट है, उनके एग्ज़ाम हो रहे हैं, इसलिए आजकल थोड़े कम एक्टिव हैं। लेकिन हमारी जो ग्राफिक पोस्ट हैं उनके कवर पेज बनाते हैं और उसके अलावा इंफॉर्मेशन कंपाइल करने में हमारी मदद कर रहे हैं ताकि फिर उन्हें किताबचों की सूरत में शाया कर सकें। सहर शाह साहिबा हैं, ये साइंस की दुनिया की टीम की तरफ से हमने बहुत साल पहले एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़। वो काफ़ी डिटेल में उसमें आर्टिकल्स हैं ज़मीन पर ज़िंदगी के आगाज़ के बारे में। वो इस किताब को दोबारा से कंपाइल करके और अरेंज करके इसको शाया करने पर काम कर रही हैं। नौमान साहब हैं, उन्होंने हाल ही में हमारा वॉलंटियर ग्रुप ज्वाइन किया है और हमारे वीडियोस के थंबनेल्स बनाने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन इन सब से बढ़कर 2025 में साइंस की दुनिया के लिए जिस हस्ती ने सबसे ज़्यादा काम किया है वो राबिया रिहान साहिबा हैं, जो इस तमाम प्रोजेक्ट को
मैनेज कर रही हैं, यानी हमारे जो वॉलंटियर टीम है उनको मैनेज करती हैं। हमारे जो वीडियो एडिटिंग का और वीडियो की प्रोसेसिंग का, पोस्ट प्रोसेसिंग का काम है, वो खुद ये वीडियो एडिट करती हैं और उसकी नोक पलक संवार कर हमारे यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ करने के लिए तैयार करती हैं। हमारे एडमिन जरार जाफरी साहब वो यूट्यूब चैनल को मैनेज करते हैं और इन वीडियोज़ को फिर रिलीज़ करते हैं। तो हमारी टीम के, एडमिन टीम के बहुत से लोग हैं पसे पर्दा, बहुत सी मेहनत करते हैं। जैसे आप इस वक्त हसान साहब को देख रहे हैं, वो हमारे लाइव कास्ट में मदद करते हैं। इसके अलावा जो अभी वीडियो तैयार होगी वो वीडियो की प्रोसेसिंग करके उसको पोस्ट करने में हमारी मदद करते हैं। हमारे सवालात के जवाब देते हैं, उनके फील्ड से मुतालिक जो सवाल होते हैं। आज भी कुछ सवालात ऐसे हैं जो उनकी फील्ड से मुतालिक हैं और वो मुझे उम्मीद है कि इन सवालात के जवाब देंगे। रज़ाउल हसन साहब हैं जो राबिया रेहान साहबा के साथ मिलकर साइंस की दुनिया का कंटेंट महफूज करने का काम कर रहे हैं। अ, आपको इल्म है कि साइंस की दुनिया के दो ग्रुप हैं, और उसके अलावा जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया था, हमारा यूट्यूब का चैनल है, हमारा टिकटॉक का चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है। आर्काइव पर हम सारा कंटेंट महफूज कर रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप का चैनल है। वो सब कुछ मैनेज करना, पोस्ट को अप्रूव करना, फोरम पर नामुनासिब कमेंट्स पर नज़र रखना, ये ज़ाहिर है कि एक शख्स का काम नहीं है। बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं कि सब कुछ मैं करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। एक शख्स तो ये काम कर ही नहीं सकता। हमारी एक पूरी टीम है और बहुत से लोग बैकग्राउंड में रहकर ये काम करते हैं। उनका नाम सुनने में शायद कम आता हो, लेकिन ये तमाम लोग बग़ैर किसी सताइश के, बग़ैर किसी सिले के, सिर्फ इसलिए काम करते हैं कि हमारी टीम आप तक दुरुस्त और मुस्तनद साइंसी इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। और मकसद ये है कि हमारी आवाम में साइंसी इंफॉर्मेशन पहुंचे और साइंसी सोच पैदा हो। तो मैं साइंस की दुनिया के मेंबरान की तरफ से अपनी टीम का और ख़ास तौर पर हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे मेंबरान भी हमारी टीम की इस काविश को, जो मुसलसल जारी है, इसको अप्रिशिएट करेंगे। और अगर कहीं ऊंच नीच हो जाए, हमसे कोई गलती हो जाए, तो उसे दरगुजर करेंगे। तो अब आते हैं सवालात की तरफ। ये सवालात पिछले चंद हफ्तों में इकट्ठा किए गए हैं, और अगर आप ये लाइव कास्ट देख रहे हैं और आपके जहन में कोई सवाल है, तो आप भी लाइव कास्ट के कमेंट सेक्शन में ये सवाल कर दीजिए। हमारी कोशिश होगी कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालात के जवाब दे सकें। तो जो सवालात इकट्ठे हुए थे उनमें से अक्सर के जवाब मैं आज कोशिश करूंगा, और हसान के साथ मिलकर हम कोशिश करेंगे कि जवाब दे सकें। लेकिन कुछ सवालात मैंने हज़्फ़ कर दिए हैं, क्योंकि आपको इल्म है कि मेडिकल फील्ड से मुतालिक सवालात के, अगर ख़ास तौर पे अगर वो ज़ाती किस्म के सवाल हों, तो हम उसके जवाब नहीं देते। उसके लिए मुनासिब है कि आप किसी डॉक्टर से मशवरा करें। तो पहला सवाल है, अम, मैं नाम देख लूं कि किसका सवाल था। अम, चलिए, शायद वो अभी आ जाएगा नाम भी। तो सवाल ये है कि डेविड ईगलमैन एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हमारे एहसासात भी दिमाग के फैसलों को मुतासिर करते हैं। यानी जैसे किसी को सख्त कुर्सी पर बिठाया जाए, तो मुकालमे के वक्त उस शख्स का अंदाज और लबो लहजा सख्त हो सकता है। ये सवाल है अब्दुल बासित साहब का, और ये नजफ़ अशरफ इराक़ से उन्होंने सवाल भेजा है। तो सवाल उनका ये है कि इससे मुतालिक अगर मज़ीद तहकीकात की तरफ रहनुमाई की जाए तो ममनून होगा। तो अर्ज़ है कि ये बात तजुर्बात से किसी हद तक साबित है कि हमारा माहौल हमारे रवैयों पर असरअंदाज होता है। और ये तो हम ख़ुद भी रोज़ तजुर्बा करते हैं कि अगर कोई शख्स अनकंफर्टेबल है, तो वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। जैसे अगर किसी को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो और आप उससे कोई सवाल पूछें, तो ज़्यादा इम्कान होता है कि वो शख्स चिड़चिड़ा होगा। वही शख्स अगर बिल्कुल एक कंफर्टेबल माहौल में है, तो वो शायद इतना चिड़चिड़ा ना हो। तो ये तो एक फितरी बात है। लेकिन ऐसा है कि इस किस्म के जब तजुर्बात किए जाते हैं और वो फिर शाया किए जाते हैं,
तो इन तजर्बात को करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपको पता है कि इंसान बहुत पेचीदा चीज़ है, और मुख्तलिफ लोगों के रवैयों को डॉक्यूमेंट करना इतना आसान नहीं है जितना बादियो नज़र में मालूम होता है। तो ऐसे बहुत से पेपर्स हैं जो शाये हुए थे, लेकिन बाद में वही तजुर्बात दोहराए गए, तो मालूम हुआ कि वो रेप्लिकेबल नहीं है, यानी दोबारा दोहराए गए तो वही नताइज नहीं मिले जो पहले मिले थे। तो इस बात का इतराफ़ अब बहुत से साइंसदान भी करते हैं कि ख़ास तौर पर नफ्सियात में, यानी साइकोलॉजी में, जो पेपर शाया किए गए थे उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो अब रेप्लिकेट नहीं हो सकते। तो इससे ज़्यादा तफसीली जवाब तो मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन यही है कि अमूमी हद तक ये बात दुरुस्त है, लेकिन और मज़ीद तहकीक इस पर हो रही है। लेकिन बहुत से जो प्रेमिसेस हैं जो डेविड ईगलमैन ने इस्तेमाल किए थे, वो अब हमें मालूम हो रहा है कि वो रेप्लिकेबल नहीं है। दूसरा सवाल है ये, हसन आप भी शायद इसमें मदद कर सकेंगे। जब साइंसदान कहते हैं कि कोई सितारा, सैयारा या कहकशां हमसे 1 लाख या 2 लाख नूरी साल के फासले पर है, तो ये फासले कैसे मालूम करते हैं? तो इसका जवाब, ये सवाल है अमीन असद साहब का, जो ज़िला बुनीर से उन्होंने किया है। तो हसन आप इस पर कुछ कहेंगे? ओके, सो जी। डिफरेंट तरीके हैं। आई थिंक ये डिपेंड करता है कि जो मेथड है ना डिस्टेंस को मेजर करने का, वो डिपेंड करता है कि जो सितारा या सयारा, आई थिंक खासतौर पे सितारा कितना दूर है। सियारों को जो मैं कि डिस्टेंस मेजर करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज वो रोशनी नहीं एमिट करते। तो हम्म। अगर तो सितारा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो एक तरीका है जिसको कहते हैं पैरालैक्स। पैरालैक्स जो है हम्म। वो ये तरीका है कि चूंकि अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द घूम रही है, तो अगर एक सितारा है जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है आपसे, तो जब अर्थ हम्म। जो है, सपोज करें सन यहाँ पे है और सितारा यहाँ पे है, तो अर्थ जब सन के इर्द गिर्द घूमेगी, तो सितारा जो है वो जब यहाँ से आप देखेंगे तो वो डिफरेंट तरीके से नज़र आएगा, और जब आप उसको यहाँ से देखेंगे तो वो डिफरेंट तरीके से नज़र आएगा, तो एंगल डिफरेंट हो जाता है। हम्म। तो इन इस सही। एंगल के डिफरेंस से आप पता कर सकते हैं कि जो सितारा है वो कितना दूर है। लेकिन अगर सितारा हम्म। बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये जो एंगल का डिफरेंस है ये बहुत माइन्यूट हो जाता है। तो फिर आपको दूसरे सही। तरीके यूज़ करने पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल रेड शिफ्ट वगैरह, इस तरह की चीज़ें। रेड शिफ्ट हम्म। क्या है? रेड शिफ्ट ये है कि जब सितारा आपसे काफ़ी ज़्यादा दूर हो और आपसे दूर जा रहा है क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, तो आप ये कर सकते हो कि आपको पता है कि जो सितारा है, जो जो लाइट एमिट कर रहा है, उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या है। बिकॉज कुछ ऐसे सितारे होते हैं जिनकी ये फ्रीक्वेंसी आपको पता होगी, बिकॉज स्टैंडर्ड कैंडल्स कहते हैं उनको, या राइट। सैफीड्स फॉर एग्जांपल। तो अगर तो वो एक ख़ास डिस्टेंस दूर है, तो और वो दूर जा रहा है आपसे, तो जो उसकी लाइट है वो रेड शिफ्ट हो जाएगी, जिसका मतलब है कि वो लोअर फ्रीक्वेंसीज की तरफ चली जाएगी। तो वो मतलब कितना डॉपलर ज़्यादा, इफेक्ट जो होता है, राइट। हाँ एग्जैक्टली, डॉपलर इफेक्ट। राइट। तो वो कितना राइट। ज़्यादा रेड शिफ्ट हुई है, उससे आप पता कर सकते हो कि वो कितना दूर है सितारा। फिर उसके हम्म। अलावा और मेथड्स भी हैं, लेकिन वो इस पर डिपेंड करता है कि कितना दूर है सितारा। राइट। सैयारों के डिस्टेंसेस को मेजर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज सैयारे जो है वो लाइट एमिट नहीं करते। लेकिन सैयारों की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना कि सैयारा है यहाँ पे कोई, उसके फिर अलग अलग मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज करें कि एक सितारा है और उसके इर्द गिर्द एक सैयारा जो है वो मूव कर रहा है। तो जब हम्म। अब सैयारा जो है वो सितारे के सामने आएगा, तो वो थोड़ी सी लाइट जो है वो ब्लॉक कर देगा। तो अगर आप ये डिटेक्ट कर सको ना कि थोड़ा सी लाइट ब्लॉक हो गई है और कितना टाइम लिया है उस सयारे ने उस सितारे के आगे से मूव करने में, तो आप ये भी पता कर सकते हो कि वो कितना दूर है, कितनी तेज़ मूव कर रहा है। और सयारा है वहाँ पे एक, जो लोग एक्सो प्लैनेट्स को डिस्कवर करते हैं, ये एक तरीका है एक्सो प्लैनेट्स को डिस्कवर करने का। और भी तरीके हैं वैसे, लेकिन ये एक बहुत डोमिनेंट तरीका है जो काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं। तो मतलब बहुत ये सारे तो तभी हो मेथड्स हैं। सकता है ना कि अगर वो सितारे का जो ऑर्बिट है, वो हमारे नुक्ता नज़र से ऐसा है कि वो उस सॉरी, सैयारे का जो ऑर्बिट है वो ऐसा है कि वो हमारे नुक्ता नज़र से सितारे के एन सामने से गुजर रहा है, राइट। एंड सामने से गुजरा, लेकिन थिंक इज दैट कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो हमारा प्लेन है, जिस प्लेन में अर्थ हम्म। मूव कर रही है सन के इर्द गिर्द, और हम्म। वो जो सयारा है जो वो जिस तरह मूव हम्म। कर रहा है, वो सेम प्लेन ना भी हो, तब भी जो साइंटिस्ट जो हैं वो करेक्ट कर सकते हैं इस प्लेन के लिए। बिकॉज कुछ और चीज़ें हैं जो कि आप पता कर सकते हो। अब आई मीन ये एक पूरी फील्ड है एक्सो प्लैनेट्स की, जो राइट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लैनेट्स को डिटेक्ट करना बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू सितारों को डिटेक्ट डिस्टेंसेस पता करना और उनको डिटेक्ट करना। तो या राइट। बहुत डिफरेंट मेथड्स हैं। कुछ मेथड जो हैं वो आप हमेशा यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल,
कुछ मेथड्स के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सितारा है, ये उन सितारों में से है जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा पता है। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड कैंडल्स। अगर तो एक सितारा हम्म। स्टैंडर्ड कैंडल नहीं है, फिर आप वो मेथड्स यूज़ नहीं कर सकते जो स्टैंडर्ड कैंडल के मेथड्स होते हैं। हम्म। हम्म। क्योंकि स्टैंडर्ड हम्म। कैंडल्स के बारे में आपको पता होता है कि ओके, ये किस फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करते हैं, ये कितने ब्राइट होते हैं। और फिर एक और चीज़ जो कि यूज़ कर सकते हो आप, वो है ब्राइटनेस। कि आपको पता है कि ब्राइटनेस कितनी है सितारे की, और फिर वो कित अगर आप दूर जाएगा वो, राइट, तो हम्म। फिर उसकी जो हम्म। इंटेंसिटी है वो जो कि कम होती है डिस्टेंस के साथ। तो अब ये भी एक मेथड है पता करने का, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो कितना ब्राइट है। और कुछ सितारों सही। के बारे में आपको पता होता है, स्टैंडर्ड कैंडल्स के बारे में फॉर एग्जांपल। लेकिन सब सितारों के बारे में आपको नहीं पता होगा, तो ये आप हर जगह नहीं यूज़ कर सकते। सही। चलिए, बहुत शुक्रिया। अगला सवाल जो है वो राबिया रेहान साहब का है, मॉन्ट्रियल से, कनाडा से। और सवाल ये है कि कज़न मैरिज की मुखालफत आम तौर पर मुस्तकबिल की नस्ल को जीनियाती बीमारियों से महफूज रखने के लिए की जाती है। अगर शादी से पहले दोनों अफराद की जीनियाती टेस्ट क्लियर आ जाएं तो क्या फिर भी कज़न मैरिज से होने वाली औलाद में जीनियाती अमराज का ख़तरा बाकी रहता है? तो उसका जवाब ये है कि जी हाँ। इसे इस तरह से देखिए कि जीनियाती बीमारियां तो बहुत ज़्यादा हैं। यानी ऐसी बीमारियां जो किसी जीन की खराबी की वजह से हों, वो तो सैकड़ों की तादाद, हो सकता है हज़ारों की तादाद में हो, और अभी हमें इल्म ना भी हो कि कुछ बीमारियां जो हैं वो जीनियाती वजूहात की बिना पर होती हैं। और जो जीनियाती टेस्ट किए जाते हैं वो तो सिर्फ चंद गिनती की ऐसी बीमारियां हैं जिनका किसी ख़ास जीन से डायरेक्ट कोरिलेशन हमें पता है। अ, लेकिन अगर कोई ऐसी जीनियाती बीमारी है जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें दो या दो से ज़्यादा जीन्स का असर आता है, तो वो जीनियाती टेस्ट में फिर वो नहीं आएगा। और दूसरी बात ये है कि बाज़ औक़ात लोग ये भी कहते हैं जी कि हमारे यहाँ कज़न मैरिज होती है लेकिन हमारे बच्चे तो अल्लाह का फजल है ठीक ठाक हैं, इसलिए हमें तो कोई मसला नहीं लगता कि कज़न मैरिज से कोई ख़राबी आती है। तो अर्ज़ है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वालिदैन के जीन्स में कोई जीन ऐसा है जो डिफेक्टिव है या जो बीमारी पैदा कर सकता है, तो वो वालिद और वालदा दोनों में मौजूद हो तो भी इस बात का इम्कान होता है कि बच्चों में वो ना आए। इसलिए कि जब फर्टिलाइजेशन होती है, जब बैज़ा और स्पर्म मिलते हैं, तो आपको इल्म है कि हर स्पर्म और हर बैज़े में आधे आधे जीनियाती मटेरियल होता है। और अगर जैसे बाप है फ़र्ज़ कीजिए, उसमें एक जीन डिफेक्टिव है एक नॉर्मल है, तो वो बाप में कोई मर्ज़ नहीं नज़र आएगा। माँ में एक जीन डिफेक्टिव है एक जीन सही है, तो माँ में भी कोई असर नहीं होगा, कोई ज़ाहिर नहीं होगा। और ये इस बात का इम्कान भी है कि बच्चे में बाप और माँ दोनों की तरफ से वो जीन जाएं जो डिफेक्टिव नहीं है। लेकिन ये भी इम्कान है कि माँ और बाप दोनों की तरफ से वो जीन चला जाए बच्चे में जो डिफेक्टिव है, और अगर दोनों जीन डिफेक्टिव बच्चे को मिल जाए तो बच्चे में फिर जीनियाती बीमारी होगी। तो ऐसा मुमकिन है कि दो नस्लों तीन नस्लों के बाद ये बीमारी ज़ाहिर होना शुरू हो जाए। ग्रेगर मेंडल ने जो जीनियात के बानी समझे जाते हैं, उन्होंने यही देखा था कि वो तजुर्बे कर रहे थे मटर की काश्त करके, कि बाज़ औक़ात तीन या चार पुश्तों के बाद किसी जीनियाती बीमारी का असर ज़ाहिर होता है। तो मेरा ख़्याल तो यही है, और साइंसदानों की भी राय यही है कि एहतियात का तकाजा यही है कि अ, अ, इस बात से गुरेज किया जाए कि जहाँ तक मुमकिन हो कज़न मैरिज से गुरेज किया जाए। मोहम्मद आसिम साहब का सवाल है गुजरात पाकिस्तान से, कि अगर चांद इतना ही नज़र आता है जितना वो ज़मीन के सामने होता है, तो फिर जब एक या दो दिन का चांद देखते हैं तो रात को वो थोड़ा रोशन नज़र आता है, लेकिन उसके साथ मध्यम सा बाकी हिस्सा भी दिखाई देता है जो रोशन नहीं होता, तो इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह तो यही है कि चांद हमेशा पूरा ही होता है। सिर्फ जब हम कहते हैं कि पहली या दूसरी का चांद है, तो हम उसका जो रोशन हिस्सा है उसका बहुत छोटा सा हिस्सा देख रहे होते हैं। यानी जो चांद का हमेशा 50% हिस्सा रोशन होता है, 50% तारीक होता है। ज़मीन का भी यही है, 50% ज़मीन हमेशा रोशन होती है, 50% तारीक होती है। लेकिन कौन सा हिस्सा रोशन है कौन सा तारीक है वो तब्दील होता रहता है। तो हम जो चांद का रोशन हिस्सा है उसमें से एक
छोटा सा ऐसा देख रहे होते हैं पहली का या दूसरी के चांद को। इस वजह से वो हमें एक हिलाली सूरत में नज़र आता है। लेकिन चांद तो हमेशा पूरे का पूरा होता है। और ये होता है कि जब पहली का चांद होता है, उस वक्त चांद तकरीबन ज़मीन और सूरज के दरमियान में होता है। यानी उस वक्त ज़मीन से जो सूरज की रोशनी है वो मुनक्किस होकर चांद पर पड़ रही होती है। इसलिए चांद का बाकी हिस्सा भी उस रोशनी की वजह से नज़र आ रहा होता है। यानी अगर आप ये तसव्वुर करें कि आप उस वक्त चांद पर हैं, तो चांद पर आपको उस हिस्से में जो तारीख है, यानी जिस पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ी, वहाँ पे ज़मीन से मुनक्किस होकर रोशनी पड़ रही होगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह रात के वक्त 14वीं के चांद की रोशनी ज़मीन पर आती है। तो पहली या दूसरे का चांद जो होता है, उसका बाकी हिस्सा रोशन इसलिए होता है कि वो ज़मीन से धूप मुनक्किस होकर वापस चांद पर पड़ रही होती है। इसे अर्थ शाइन कहा जाता है। और ज़मीन से इनकास बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तो ज़मीन चांद की निस्बत बहुत ज़्यादा बड़ी है, और दूसरा ये है कि ज़मीन का 3/4 समुंदर है। और आपको पता है कि समुंदर बहुत ज़्यादा रोशनी मुनक्किस करता है। इसलिए चांद का जो हिस्सा रोशन नहीं है वो भी मध्यम सा नज़र आता है। और ख़ास तौर पे अगर आप दूरबीन से देखें तो आप ये पूरे का पूरा चांद पहली या दूसरी के चांद को भी देख सकते हैं। और यही हाल जो आखिरी चंद दिनों का चांद होता है, जो सुबह सूरज निकलने से पहले मशरकी उफ़क़ पर होता है, वो भी इसी तरह होता है कि आप वो हिलाली नज़र आता है, लेकिन उसका दूरबीन से आप पूरा हिस्सा देख सकते हैं उसको। अच्छा सर, कासिम अली एबटाबाद लाहौर से, एबटाबाद पाकिस्तान से, उनका एक सवाल है कि हमारे यहाँ एक आम मुगालता है कि फ़लाँ चीज़ देसी है और फ़लाँ फार्मी। जैसे कि हम मुर्गी के अंडे को ले लेते हैं, कि देसी और फार्मी अंडे की अलग अलग अफादियत है। तो ये सिर्फ एक मुगालता है और एक प्रोपेगेंडा है जो फार्मी अंडों के ख़िलाफ़ किया जाता है। हकीकत ये है कि फार्मी अंडों और देसी अंडों में ग़िज़ाइयत में कोई फ़र्क नहीं होता, बल्कि आम तौर पर फार्मी अंडों की ग़िज़ाइयत ज़्यादा होती है, क्योंकि आम तौर, शायद आपने नोट किया होगा कि आम तौर पर फार्मी अंडों का साइज़ बड़ा होता है, क्योंकि वो नस्ल दर नस्ल ऐसी मुर्गियों को सेलेक्ट किया गया है जो बड़े अंडे देती हैं। इसलिए फार्मी मुर्गियों के अंडे आमतौर पर बड़े होते हैं, और अंडा जितना बड़ा होगा उसमें ग़िज़ाइयत उतनी ज़्यादा होगी। ये जो हमारे यहाँ है कि देसी अंडे में ग़िज़ाइयत ज़्यादा होती है, ये सिर्फ एक मुगालता है, जो शायद टेक्नोलॉजी से और साइंस से अदम वाकफ़ियत, और आमतौर पे हमारे यहाँ जो साइंस के ख़िलाफ़ एक शक व शुबा पाया जाता है, उसकी वजह से है। अम, उसके बाद अगला सवाल ये है, अगला सवाल जो है ये फ़िदाउल्लाह यूसुफ जई साहब का है। उन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा। सवाल ये है कि ज़मीन, चांद और दूसरे सैयारे सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। सूरज मिल्की वे कहकशां में मौजूद सेजिटेरियस ए नामी ब्लैक होल के गिर्द गर्दिश कर रहा है। ब्लैक होल एक मुर्दा सितारा होता है जो जिसकी कशिश बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या ब्लैक होल भी किसी दूसरे ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं? और अगर दो, तीन या पाँच, छः, सात ब्लैक होल आपस में टकरा जाएं तो क्या होगा? हसन, आप इसका जवाब देंगे कि सो सितारे, ब्लैक होल एक दूसरे से टकराते हैं या नहीं टकराते, या एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं नहीं लगा रहे? वेल, ब्लैक होल्स आई मीन टकरा सकते हैं, इन प्रिंसिपल टकरा सकते हैं ब्लैक होल्स, लेकिन हम्म। ब्लैक होल्स आमतौर पे एक दूसरे के इतने पास होते नहीं हैं कि वो टकरा जाएं। लेकिन ब्लैक होल्स अगर टकरा जाएं तो वो सिर्फ एक बड़ा ब्लैक होल बनाएंगे मिलके। और इसका सही। एक लॉ भी है, बाय द वे, ये स्टीफन हॉकिंग ने 73 के अंदर एक लॉ दिया था, हॉकिंग और हम्म। बैकेंस्टीन ने। वो ये लॉ ये था कि अगर दो ब्लैक होल्स जो हैं वो टकरा जाएं तो उनका, तो वो मिलके एक बड़ा ब्लैक होल बनाएंगे, लेकिन उनका जो एरिया होगा वो दरअसल, जो बड़ा ब्लैक होल होगा उसका जो एरिया होगा वो ज़्यादा होगा उनके कंबाइंड एरिया से, बिकॉज ब्लैक होल का जो एरिया होता है वो एंट्रोपी के हम्म। प्रोपोर्शनल होता है। हम्म। तो हमें पता है कि हम्म। एंट्रोपी जो है वो कभी घटती नहीं है यूनिवर्स के अंदर, हम्म। वो बढ़ती है या फिर सेम रहती है। तो ब्लैक सही। होल्स दो टकरा जाएं तो उनका जो एरिया होगा, सॉरी, उनका जो कंबाइंड एरिया है उससे ज़्यादा होगा उस नए ब्लैक होल का एरिया, या फिर इक्वल होगा, लेकिन आई थिंक ज़्यादा होगा, इक्वल बहुत मुश्किल से होगा। तो राइट, या वो राइट, टकरा राइट। सकती हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन चूंकि हम गैलेक्सी के अंदर ब्लैक होल्स जो हैं वो एक दूसरे के इतने करीब होते नहीं हैं, तो वो टकराते नहीं हैं ज़्यादातर, लेकिन वो टकरा सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। राइट। एक एक हमारे यहाँ ये बहुत
गलत तस्वुर है कि ब्लैक होल हर चीज़ को खा जाता है, राइट। ब्लैक होल सिर्फ एक मैस है जिसकी ग्रेविटी है, यानी कशिश शक्ल है। जैसे अगर हम मिसाल लें कि सूरज और ज़मीन का फासला, जिसको हम 1 AU कहते हैं, राइट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर सूरज की जगह हम आज सूरज के मास के बराबर का ब्लैक होल रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि यक ज़मीन जो है वो ब्लैक होल खा जाएगा। ज़मीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि ग्रेविटी जो है वो मास से मुतय्यन होती है। और अगर सूरज की मैस के बराबर मैस हम का ब्लैक होल वहाँ रख दें, तो ज़मीन को जो ग्रेविटी महसूस होगी वो ऐन उतनी होगी जितनी सूरज की ग्रेविटी ज़मीन को महसूस होती है। तो हम्म। ऐसा नहीं है कि ब्लैक होल एक दूसरे को खा जाएंगे या एक दूसरे से को ढूंढ के उन्हें जम कर लेंगे। उन पर कशिश शक्ल के असूल एन उसी तरह अप्लाई होते हैं जैसे किसी भी दूसरे जिस्म पे अप्लाई होते हैं। तो जैसे आसान ने कहा है कि अगर वो एक दूसरे के पास हैं तो एक दूसरे के गिर्द घूमने लगेंगे और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के पास आते जाएंगे और फिर एक दूसरे में जम हो जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि वो इतने एक दूसरे के पास हों कि वो एक ग्रेविटी उनकी जो है उसकी वजह से वो एक दूसरे की ग्रेविटी के हसार में आ जाएं। वरना ब्लैक होल ढूंढ ढूंढ के सितारों या सैयारों को एक दूसरे में जम नहीं करते। आई मीन ज़मीन को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर सूरज की जगह पे एक ब्लैक होल रख दो, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि जिंदगी रोशनी खत्म होगी, बिल्कुल, हाँ, क्योंकि वो बस ये रोशनी फ़र्क खत्म हो पड़ेगा। जाएगी, एनर्जी खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और ये जो दूसरा सवाल है इसी बारे में कि बहुत से सवाल हैं तो सारे सवालों के जवाब तो नहीं दे सकते, कि अगर ये ग्रेविटी से रिएक्ट करता है तो इसको सिर्फ कॉस्मोलॉजी के लेवल पे क्यों देखते हैं, हमारे निज़ाम शमसी पे ये असर क्यों नज़र नहीं आता? क्योंकि हमारे निज़ाम शमसी के पास कोई ब्लैक होल नहीं है। हम्म। हमारा जो करीब तरीन ब्लैक होल है वो भी गालिबन कोई 400 नूरी साल के फासले पे है, और वो भी स्टेलर मैस का ब्लैक होल है, यानी वो सुपर मैसिव ब्लैक होल नहीं है। सुपर मैसिव ब्लैक होल जो है वो हमारी कक्षां के मरकज़ में है, और वो हमसे गालिबन, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, हसन आपको याद, मुझे अब याद नहीं है कि डिस्टेंस क्या है, लेकिन आई मीन इट्स गैलेक्सी जो है, जो मिल्की वे गैलेक्सी है, उसका डायमीटर जो है वो 100,000 लाइट ईयर्स है। तो हंड्रेड तो अगर तो उसका जो रेडियस फोर्टी है, थाउजेंड थर्टी फोर्टी हाँ, थाउजेंड तो लाइट उसका जो ईयर्स रेडियस होगा, है वो राइट। 50,000 है, और जो सोलर सिस्टम है वो 2/3 आउट ऑफ द गैलेक्सी है। तो आई राइट, मीन उसको राइट, राइट। 50,000 को आप मल्टीप्लाई कर लें 2/3 से, तो आई ठीक, थिंक ठीक। 33,000 लाइट ईयर्स 1000 समथिंग कुछ लाइट ईयर्स, बनता है। राइट। तो वो इतना फासला है कि उस पे इसका यानी ज़मीन पर सूरज की कशिश का असर बहुत ज़्यादा है क्योंकि सूरज का फासला कम है। और वो जो ब्लैक होल, सुपर मासिव ब्लैक होल है जो 33-34 हज़ार लाइट ईयर के फासले पर, नूरी साल के फासले पर है, वो फासला इतना ज़्यादा है कि उसका असर बहुत ही कम होता है, ना होने के बराबर। आप अगर ग्रेविटी का जो न्यूटन का लॉ है वो देखें तो वो उसमें दो मैस के दरमियान जो ग्रेविटी होती है वो दो मैस को ज़रब देते हैं, लेकिन उसके बाद उसको तकसीम करते हैं फासले के स्क्वायर से। तो फासला जितना बढ़ता है उसके स्क्वायर के हिसाब से ग्रेविटी कम होती जाती है। तो 33 हज़ार नूरी साल के फासले पे जो ब्लैक होल है उसकी ग्रेविटी तो बहुत ही कम, इतनी कम होगी कि वो प्रैक्टिकली उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इनके बाकी सवाल मैंने हम अभी छोड़ चेक देते हैं किया, क्योंकि जी, मैंने अभी गो चेक अहेड। किया, वो 27,000 है, तो तकरीबन सही नहीं है, सत्ताईस ठीक, हजार ठीक, 33 नहीं, 27। ठीक। अच्छा एहसान, ये सवाल जो है ये बिल्कुल आपके डोमेन का है। सागिर सोलंकी साहब लाड़काना से सवाल किया है। क्या हकीकत ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है या ऑब्जर्वेशन सिर्फ हमारी समझ तक महदूद तब्दीली पैदा करती है? आई डोंट थिंक कि जो हकीकत है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। कुछ जो इंटरप्रिटेशंस हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, वो ये कहती हैं ये कि हकीकत जो है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। लेकिन आई थिंक जो हमारी जो दुनिया है वो वैसी ही रहेगी जैसी वो है, इवन इफ़ कि अगर कोई इंसान जो है वो ज़िंदा ना रहे, तो हम्म, ऐसा नहीं है कि जब इंसान या कोई ऑब्जर्वर देखता है हकीकत को तभी वो वजूद में आती है। और इसका कोई, इसके पीछे इसके लिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। लेकिन जो क्यूबिस्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल, जो क्यूबिज्म एक इंटरप्रिटेशन है क्वांटम मैकेनिक्स की, हम्म, वो हम्म, इस तरह की कोई बात कहने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी सिर्फ ये कहती है कि जो वेव फंक्शन है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, वो हमारे नॉलेज को के लिए एक सिर्फ एक बुक कीपिंग डिवाइस है। वो हम्म, ऐसा नहीं है कि वो कोई एक्चुअल में चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो सिर्फ एक समझने की चीज़, ये चीज़ है। तो हाँ, ये हो हम्म, सकता है कि आपका जो नॉलेज है दुनिया का, वो हम्म, डिपेंड करता है आपकी ऑब्जर्वेशंस पे, ऑफ कोर्स, वो तो
ऑफ कोर्स करता है, हम्म। आपकी ऑब्जर्वेशंस पे राइट। डिपेंड। इसके लिए पूरा एक फॉर्मलिज्म है, तो कहते हैं बेजियनिज्म। बेजियनिज्म जो है वो एक तरीका है ये पता करने का कि आप के बिलीव्स डिफरेंट चीज़ों के बारे में अपडेट कैसे करने हैं बेस्ड ऑन हम्म। एविडेंस। कि सपोज करो हम्म। कि आप कहो कि मेरी उसके अंदर ना सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज होती हैं, तो वो ठीक है, वो उसमें कोई हम्म। मसला नहीं है। कि अगर आप ये कहो हम्म। कि मैं समझता हूँ कि यू नो कि फॉर एग्जांपल जनरल रिलेटिविटी करेक्ट डिस्क्रिप्शन है दुनिया की, मेरी आई हम्म। थिंक उसकी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो है वो 93% है फॉर एग्जांपल। ठीक है। हम्म। अच्छा, तो अगर आपको और एविडेंस मिले जो कि जनरल रिलेटिविटी के साथ कंफर्म करता है, तो आपका ये जो बिलीफ है वो थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, राइट। लेकिन कितना हम्म। बढ़ना चाहिए वो आई थिंक ये सारा जो फॉर्मलिज्म है, बेसियनिज्म, ये आपको गाइड करता है कि किस तरह से अपने अपडेट करने हैं बिलीफ्स दुनिया के बारे में हम्म। बेस्ड ऑन एविडेंस। और बाय द वे मैं खुद भी एक बेसियन हूँ, तो आई आई लव दैट फॉर्मलिज्म बाय द वे। क्या कहते हैं इसमें एक जो आ सकता है प्रॉब्लम वो ये है कि आप ये कह सकते हो कि ओके, सो अगर दो डिफरेंट लोग हैं और वो कहें कि हम, अच्छा एक क्वेश्चन अभी पूछ सकते हो कि ओके, अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है अभी, तो आप स्टार्ट्स में क्या हम्म। प्रोबेबिलिटी लोगे? तो आप कुछ भी ले सकते हो, उसको कहते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी। आप वो आपके हम्म। अपने उस पे बिलीफ पे डिपेंड करता है आपको कि मैं, अगर मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है जनरल रिलेटिविटी के बारे में फॉर एग्जांपल, तो आप कह सकते हो कि ओके आई थिंक प्रोबेबिलिटी 1% है। ठीक है। और फिर जैसे जैसे मोर एविडेंस गैदर होता जाए तो आप उसको बढ़ा सकते हो। लेकिन अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ओके, अगर दो लोग हैं और वो डिफरेंट प्रायर प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं, एक कहता है कि 1% प्रोबेबिलिटी है, एक कहता है कि 10% प्रोबेबिलिटी है, तो उनकी जो बिलीव्स अपडेट होंगे तो क्या वो डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज पे नहीं जाएंगे एट द एंड? तो इसका आंसर है नहीं, बिकॉज एक थ्योरम ऐसे कहते हैं ऑमेन्स एग्रीमेंट थ्योरम। वो ये कहती है कि आप जो मर्जी प्रायर प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट कर लो, अगर तो आप रैशनल एजेंट हो, यानी कि अगर आप अपने बिलीव सही तरह से अपडेट कर रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द डे आप सेम प्रोबेबिलिटी पे लैंड करोगे एट द एंड, तमाम एविडेंस के बाद। ये उल्टी तरह भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहो कि मेरी प्रोबेबिलिटी जो है वो स्टडी स्टेट जो यूनिवर्स जो है वो एक मॉडल था फ्रेड हॉयल की तरफ से, जो कि बिग राइट। बैंग का एक वो था कंपेरेटर। आप कहो कि मेरी प्रोबेबिलिटी जो है वो 90% है कि ये ठीक है मॉडल। लेकिन जब आपको एविडेंस मिलेगा उसके अगेंस्ट, तो आपको अपनी प्रोबेबिलिटी घटानी पड़ेगी, राइट। राइट। और राइट। अगर कोई अगेंस्ट था उसके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो आपको प्रोबेबिलिटी जो है वो कम लेनी पड़ेगी 1%। लेकिन जब उसके अगेंस्ट एविडेंस आएगा तो आप वो प्रोबेबिलिटी बढ़ाओगे, तो एट द एंड आप सेम प्रोबेबिलिटी पे लैंड करोगे। तो आपके जो बिलीव्स हैं दुनिया के बारे में वो तो ऑफकोर्स ऑब्जर्वर डिपेंडेंट हैं, राइट। लेकिन जो रियलिटी है आई थिंक वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सॉरी, मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं, खासतौर पे फिलोसफर्स, वो इसके अगेंस्ट है, लेकिन ठीक है, उनका अपना ओपिनियन है। राइट। लेकिन वो उसमें फिर खैर ये बहुत लंबी बहस है, लेकिन फिर जो एंटेंगलमेंट और इससे सिमिलर चीज़ें जो हैं वो फिर दे बिकम कंफ्यूजिंग, राइट। कि आप रियलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या आप लोकेलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। राइट। तो आई थिंक इंटेंगलमेंट जो है वो एक प्रॉब्लम तब बनती है अगर आप वेव फंक्शन के बारे में ये समझो कि वेव फंक्शन जो है वो एक रियल चीज़ है। अगर आप वेव हम्म। फंक्शन को एक बुक कीपिंग डिवाइस के तौर पे लो, तो एंटेंगलमेंट जो है उसमें फास्टर देन लाइट चीज़ें होना जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वेव फंक्शन सिर्फ एक बुक कीपिंग डिवाइस है, और बुक कीपिंग डिवाइसेस कैन ट्रैवल, आई मीन कोर्ट्स में ट्रैवल फास्टर देन लाइट, तो राइट। दैट्स फाइन। तो वो चीज़ भी डिपेंड करती है इस पे कि आपका वेव फंक्शन के बारे में क्या ख्याल है। क्या वेव फंक्शन एक रियल चीज़ है जिसको कहते हैं साइऑन्टिक व्यू, या फिर वेव राइट। फंक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ एक बुक कीपिंग डिवाइस है, यानी कि इसको कहते हैं साइस्टेमिक व्यू। तो राइट। अगर आप साइस्टेमिक व्यू को लेते हो तो कोई मसला नहीं है एंटेंगलमेंट में। हाँ, वो काउंटर इंट्यूटिव अभी भी है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो रियलिटी जो है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट बना देती है। लेकिन अगर इसको सिर्फ मॉडल नहीं वेव फंक्शन को, तो हम्म, फिर देन हाउ डू यू ये जो इंटरफेरेंस है और जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जो हाउ डू हम्म। यू देन एक्सप्लेन दैट। आई मीन यू कैन एक्सप्लेन दैट बिकॉज आप एट द एंड ऑफ द डे आप वेव फंक्शन तो नहीं देख रहे, आप पार्टिकल देख रहे हो। तो वो सिर्फ हम्म। वेव फंक्शन जो आपको सिर्फ ये बताता है कि पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट्स इट। हम्म। आई हम्म। मीन मैं खुद नहीं समझता कि वेव फंक्शन जो है वो क्या कहते हैं एपिस्टेमिक है। मैं समझता हूँ कि वो रियल है, बिकॉज मैं हिल्बर्ट स्पेस को रियल समझता हूँ और हिल्बर्ट स्पेस से वेव फंक्शन निकलता है। लेकिन जो डिफेंड करते हैं साइस्टेमिक व्यू को, वो आपको दे देंगे इसकी रीजनिंग कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो, फॉर एग्जांपल आप
लाइट की बात करते हैं, हमें इंटरफेरेंस पैटर्न हमें लाइट में भी दिखता है, राइट? अगर आप डबल स्लिट हम्म। एक्सपेरिमेंट लाइट से करो, राइट। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं, आप उनको रियल नंबर्स भी ले सकते हो, आप उनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी ले सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स हम्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स तो एग्जिस्ट नहीं करती, हमें पता है, लेकिन वो हम्म। इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोडक्ट कर देंगी। तो राइट राइट आप राइट। क्या कहते हैं, उन चीज़ों से जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, आप उनसे भी इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो प्रोडिक्ट कर सकते हो। तो आप वो सिर्फ एक बुक कीपिंग डिवाइस है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इंटरफेरेंस हम्म। पैटर्न रियल है, वो बुक कीपिंग डिवाइस नहीं है। राइट। लेकिन जो चीज़ उसको प्रिडिक्ट कर रही है वो इटसेल्फ एक बुक कीपिंग डिवाइस हो सकती है। मैं ये नहीं कह अच्छा, रहा कि वो अगला सवाल डायरेक्ट जो हो है। सकती जी। है। सॉरी। यस। अगला सवाल जो है वो बिल्कुल इसी इसी का ही एक्सटेंशन है कि हमने वेव फंक्शन की बात की थी, और वेव फंक्शन का कोलैप्स जो है वो अभी तक डिबेट चल रही है कि वो होता है या नहीं होता, ये मॉडल है या रियलिटी है, क्या है। तो स्ट्रिंग थ्योरी में वेव फंक्शन के कोलैप्स का कोई वे आउट है? नहीं, सो स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो एक कोई कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स की, तो उसके अंदर अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। स्ट्रिंग हम्म थ्योरी जो है वो आप समझ लें कि स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो ये करती है कि वो स्टडी करती है कि अगर स्ट्रिंग्स जो हैं वो रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को ओबे करें तो क्या हम्म होगा। वो क्वांटम हम्म मैकेनिक्स को यूज़ करे, वो एप्लीकेशन है क्वांटम मैकेनिक्स की, वो क्वांटम मैकेनिक्स की हम्म। नेचर की बात नहीं राइट करती इटसेल्फ। आई राइट। मीन वो कुछ चीज़ें उसकी कुछ प्रोडिक्शंस ऐसी हैं जो कि काउंटर इंट्यूटिव हैं, और वो क्या कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसे मॉडल, फॉर एग्जांपल जब आप क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी करते हो ना, तो आप कोई भी हम्म सिस्टम को जब आप क्वांटाइज करते हो तो आप उस सिस्टम की ना क्लासिकल डिस्क्रिप्शन से शुरू करते हो, कि अगर एक हम्म सिस्टम है उसकी ऐसी डिस्क्रिप्शन लो जो कि क्वांटम मैकेनिकल नहीं है, और फिर आप उसको बना हम्म सकते हो क्वांटम मैकेनिकल। ठीक है, तो इसको क्लासिकल राइट। से क्वांटम में जाना कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम्स हो सकते हैं जिनकी कोई क्लासिकल डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो क्वांटम मैकेनिकल हैं इनहेरेंटली। तो ऐसे सिस्टम स्ट्रिंग थ्योरी में एग्जिस्ट करते हैं, और बल्कि स्ट्रिंग थ्योरी के अलावा भी करते हैं, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स की नेचर की सेल्फ डिबेट नहीं है, तो उसके राइट अंदर वेव फंक्शन कोलैप्स की बात नहीं होती ज़्यादातर। राइट। ठीक। अच्छा, अगले सवाल पे चलते हैं जी। अगला सवाल ये है कि क्या प्लास्टिक को डीकम्पोज करने वाला कोई जरसूमा दरियाफ्त हुआ है? थोड़ा तफसील से बता दें। ये सवाल है मिर्ज़ा जहांगीर साहब का, कसूर से। तो अर्जी है कि ये एक तो खैर बहुत पेचीदा सवाल है, क्योंकि प्लास्टिक कोई एक चीज़ नहीं है। राइट। प्लास्टिक एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जिसको पॉलीमर कहते हैं। यानी पॉलीमर का मतलब है कि एक किस्म का मॉलिक्यूल बार बार उसी को जोड़ा जाए और उसी से एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया जाए, तो उसको पॉलीमर कहते हैं। राइट। तो प्लास्टिक में मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं, और फिर वो जितने बड़े मॉलिक्यूल होंगे उतना वो और जितना जो बॉन्ड्स हैं उनके मजबूत होंगे, उसी उसी कदर प्लास्टिक जो है वो देर पा होगा। तो मुख्तलिफ प्लास्टिक्स को डिकम्पोज करने के लिए मुख्तलिफ लेवल की एनर्जी चाहिए होती है। डिकम्पोज का मतलब यही होता है कि उसके बॉन्ड्स को तोड़ा जाए। तो अ, जितनी एनर्जी बॉन्ड्स की या बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ज़्यादा एनर्जी दरकार है, उसी कदर कम इम्कान है कि कोई जरसूमा उसमें कोई ऐसी म्यूटेशन हो जाएगी जिसमें उसके पास कोई ऐसा टूल आ जाए जिससे उस बॉन्ड को तोड़ा जा सके। तो जो हल्की किस्म के प्लास्टिक हैं, उनको तोड़ने के जरसूमे तो इवॉल्व हो चुके हैं। वो लैब में भी लोगों ने इवॉल्व किए हैं। वो समुंदर में भी ऐसे जरसूमे मिले हैं जो प्लास्टिक को तोड़ कर, क्योंकि आपको पता है कि जैसे मैंने अर्ज किया था, प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन के मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, पॉलीमर्स हैं। और हाइड्रोकार्बन वो बेसिक मॉलिक्यूल हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, और हाइड्रोजन और कार्बन ही से ही ज़्यादातर जो बायो मॉलिक्यूल हैं, यानी वो मॉलिक्यूल जो ज़िंदगी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करती है, यानी बैक्टीरिया हो गए या फिजिस हो गए या कोई भी चीज़ जो है वो एनर्जी के लिए इस्तेमाल करती है। तो असूलन इस बात का इम्कान हमेशा मौजूद रहता है कि कोई बैक्टीरिया उसमें ऐसी म्यूटेशन होगी जिससे वो ये जो पॉलीमर्स हैं प्लास्टिक के, उनको तोड़ सके। तो जो हल्की किस्म के पॉलीमर्स हैं प्लास्टिक के, यानी हल्की किस्म के प्लास्टिक हैं जो, जैसे आप ये जो लो क्वालिटी के समझ लीजिए प्लास्टिक है, जो गर्म पानी डालें तो पिघल जाते हैं, या गर्म चीज़ लगे तो पिघल जाते हैं, उनको तोड़ने वाले जरसूमे दरियाफ्त हो चुके हैं। लेकिन उनकी तादाद इतनी इतनी कम है कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि प्लास्टिक का जो बहरान है वो ख़त्म हो जाएगा अगले चंद सालों में। हम जितना प्लास्टिक हर साल बनाते हैं, उसका सिर्फ 10% हम
रिसाइकल करते हैं। 90% जो है वो या जला दिया जाता है या समुद्रों में फेंक दिया जाता है, और दोनों सूरतों में ये बहुत शदीद पोल्यूशन फैलाते हैं। और बैक्टीरिया अगर कोई इवॉल्व हुआ है तो वो समुंदर में जो हम फेंकते हैं उसके 0.001% से भी कम प्लास्टिक को खाता है। तो हमारे मुस्तकबिल करीब में हमें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि किसी जुर्सूमे के दरियाफ्त होने से प्लास्टिक के पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगी। हमें ही प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना होगा इस पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए। मैं अभी रिसेंटली एक मॉल में गया था, यहाँ पे आल्बनी के अंदर है। तो एक ना टावर था, और वो टावर मेरी हाइट से तकरीबन 4 गुना ऊंचा होगा। और वो टावर प्लास्टिक्स का बना हुआ था। वो लिखा हुआ था कि एक हम्म। पर्सन इतना प्लास्टिक फेंकता है एक साल में। हम्म। लाइक बहुत ज़्यादा है यप। ये, यप। एक बंदे के लिए है सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल है जो हसान बिल्कुल आपके लिए है। वो है कि ब्लैक होल के मरकज़ में क्या होता है? ब्लैक हमें नहीं पता, इसके स्पेकुलेशंस हैं। सो पहली बात तो ये है कि ब्लैक होल का जो मरकज़ है ना, वो सो ज़्यादातर जो जिस ब्लैक होल की बात होती है ना, वो श्वार्ज़शील्ड ब्लैक होल है, जो कि रोटेट नहीं करता और उसके ऊपर हम्म। चार्ज नहीं होता। हम्म। लेकिन जो हम्म। कर्व ब्लैक होल्स होते हैं जो कि रोटेट करते हैं, उनका हम्म। मरकज़ नहीं होता। उनकी जो सिंगुलैरिटी होती है ना, वो एक नुक्ता नहीं होती एक्चुअली। वो हम्म। एक ओवल होती है, उसको कहते हैं रिंग हम्म। सिंगुलैरिटी। तो वहाँ पे तो हम्म। मरकज़ है ही नहीं। राइट। लेकिन हम्म। अगर आप उसकी बात करो कि ब्लैक होल्स के मरकज़ में क्या होता है, जो कि जिनका मरकज़ होता है, ब्लैक होल्स की बात करूँ अगर, तो हमें नहीं पता। हम्म। वहाँ पे स्पेकुलेशंस हैं। एक स्पेकुलेशन ये है कि ब्लैक होल्स जो हैं वो दरअसल ब्रिजेस हैं, और स्पेस टाइम पॉइंट्स के लिए। तो उसका हम्म। मतलब ये होगा कि अगर आप ब्लैक होल के अंदर जाओ तो आप एक तरह से वर्म होल के अंदर जा रहे हो और एक और जगह से निकलोगे। इसमें एक अप्रोच है, ऐसा कहते हैं आइलैंड्स अप्रोच, जिसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रही है। लेकिन लोग उसके खिलाफ भी हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये बात सच, ये जो अप्रोच है वो सही नहीं है। उसके अंदर हम्म। लिटरली ये होता है कि ब्लैक होल्स जो है वो कनेक्टेड है वर्म होल से। अ, एक और जो अप्रोच है स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर, उसे कहते हैं फज़ बॉल अप्रोच। फज़ बॉल अप्रोच ये होती है कि ब्लैक होल सिर्फ एक सितारे की तरह है, और उस ब्लैक होल का जो होराइजन है ना, उसके अंदर स्पेस है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती एक तरह से। हम्म। तो एक तरह से हम्म। आप समझ लो कि ब्लैक होल इट्स लाइक एन एंड ऑफ स्पेस टाइम, जो होराइजन है उसका। हम्म। um, लेकिन वहाँ पे फिर एक प्रॉब्लम है कि देयर इज दिस थिंग कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रिंसिपल। सॉरी, कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रिंसिपल ये है कि एक ही चीज़ की दो डिस्क्रिप्शंस जो है वो कैसे हो सकती हैं। तो एक डिस्क्रिप्शन अगर आपके पास ये है कि ब्लैक होल जो है वो, उसका जो होराइजन है वो बिल्कुल एक एंड ऑफ स्पेस टाइम की तरह है, उसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन हमें हम्म। ये भी पता है कि जनरल रिलेटिविटी जो है आपको ये कहती है कि ब्लैक होल जो है उसका जो होराइजन है वो उस पर सिंगुलर कर्वेचर नहीं होता। जिसका मतलब है कि हम्म। अगर एक बंदा बड़े ब्लैक होल के अंदर गिरता है तो उसको पता भी नहीं लगेगा जब वो होराइजन में से पास करेगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ स्पेशल नहीं होता। तो ये कैसे आप एक्सप्लेन करोगे अगर ब्लैक होल वाकई में वो है, क्या कहते हैं, एंड ऑफ स्पेस टाइम। तो ये हम्म। इसको कहते हैं फुटबॉल कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रिंसिपल की दो हम्म। डिस्क्रिप्शंस कैसे ठीक हो सकती हैं एक ही साथ। राइट। तो मुझे राइट। अभी तक इसकी वो नहीं मिली है, हम्म। क्या कहते हैं, एक सेटिस्फाइंग डिस्क्रिप्शन। जो फर्स्ट बॉल्स अच्छा। का जो मौजद है, समीर माथुर नाम है उनका, वो ओहायो स्टेट के अंदर होते हैं। मेरी उनसे बात हुई थी लास्ट ईयर, और वो भी ये कह रहे थे कि हाँ भी इसकी कोई क्या कहते हैं, सेटिस्फैक्ट्री आंसर हम्म। नहीं है उनके पास। सही। लेकिन वो सही। समझते हैं कि ये ठीक होना चाहिए। मुझे नहीं पता कैसे ठीक होगा अच्छा। ये। सही। अच्छा, लेकिन जो इसको ये तो प्योरली हम, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन हम प्योरली इसको एज ए एक्सटेंशन ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जो मॉडल बनता है उस पे है। बट इफ़ यू स्टार्ट लुकिंग एट कि जैसे हम सितारा देखते हैं, राइट? सितारे में फ्यूजन हो रहा है, वो हम उसकी वजाहत करते हैं क्वांटम फिजिक्स से। उसके बाद अगर वो आयरन की कोर पे पहुंच के कोलैप्स होता है तो न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है अगर उसका मास एक हद से कम है। तो उसको हम क्वांटम फिजिक्स से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अगर वो उस लिमिट से ज़्यादा है तो सडनली वी गो फ्रॉम न्यूट्रॉन स्टार डायरेक्टली टू ब्लैक होल। तो हालांकि नाउ वी नो कि न्यूट्रॉन बनने के आगे और बहुत सी स्टेजेस हैं, राइट? वो हाँ, जो एक आइंस्टाइन बोस हाइपोथेटिकल, कॉन्डेंसेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। या अभी एक हाइपोथेटिकल क्या कहते हैं, स्टार है, जिसके बारे में लोग सोचते हैं, लेकिन अभी तक कोई हमें रियल एग्जांपल मिली नहीं है उसकी दुनिया के अंदर। उसे कहते हैं क्वार्क स्टार। क्वार्क राइट। स्टार जो है वो दरअसल न्यूट्रॉन स्टार का क्वार्क वर्जन है। जो न्यूट्रॉन एग्जैक्टली। स्टार जो है वो न्यूट्रॉन्स के जब न्यूट्रॉन्स
ओबे करेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, तो वो एक मतलब वो जो डीजेनरेसी प्रेशर है उसका, हाँ राइट? जी, तो एक प्रेशर राइट। जनरेट होता है, लेकिन वो प्रेशर जो है वो क्वार्क से भी जनरेट हो सकता है, तो क्वार्क स्टार हम्म। क्यों नहीं होता? तो ये एक हाइपोथेटिकल हम्म। पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी तक हमें इसकी कोई एग्जांपल मिली नहीं है, तो वो हो सकता है। तो आई डोंट हम्म। थिंक कि ये एकदम से जाता है। जब जो चंद्रशेखर लिमिट है जिसकी आप बात करें न्यूट्रॉन स्टार की, हम्म। वो सिर्फ ये कहती है कि अगर आप इस लिमिट से ऊपर जाओगे तो न्यूट्रॉन्स आपको नहीं बचा सकते कोलैप्स से, लेकिन वो ये नहीं कहती कि राइट। कुछ और नहीं बचा सकता आपको। कुछ और शायद राइट। बचा सके, लेकिन न्यूट्रॉन्स नहीं बचा सकते आपको, वो बस ये कहती है राइट। लिमिट। राइट। लेकिन इसका इवेंट होराइजन से ताल्लुक नहीं है, राइट? इवेंट होराइजन इज ए डिफरेंट थिंग। हम्म। वो तो आपको सिर्फ Yeah. लाइट की स्पीड से वो आपकी वो बनती है, एक लिमिट बनती है। इज दैट करेक्ट? इवेंट होराइजन एक होता भी नहीं है कई दफ़ा। वो अगर आपके पास एक ऐसा ब्लैक होल है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज है, तो एक इवेंट हम्म। इवेंट होराइजन एक होता भी नहीं, वो दो होते हैं ब्लैक होल्स के। हम्म। हम्म। दो हम्म। होराइजन होते हैं। अगर एक रोटेटिंग ब्लैक होल है जिसके ऊपर चार्ज है, तो फिर वहाँ पे दो इवेंट होराइजन होते हैं, लेकिन वो स्फेरिकल नहीं होते, वो एलिप्सॉइड होते हैं। तो इवेंट होराइजन जो है वो एक होता भी नहीं है, वो दो होते हैं कई दफ़ा, जब आपके पास हम्म। चार्ज ब्लैक होल हो। हाँ, लेकिन उसका ताल्लुक जो है वो हम मरकज़ की बात करें तो मरकज़ डिफरेंट चीज़ है, हाँ, इवेंट होराइजन से। राइट। लेकिन राइट। मैं ये राइट। कहना ये चाह रहा था कि जब मैं फर्स्ट बॉल्स की बात कर रहा था, तो मैं इस वक्त वहाँ पे ये बात इसलिए की थी मैंने कि वो होराइजन जो है वो एंड ऑफ स्पेस टाइम है, बिकॉज वहाँ पे होराइजन है ही, वहाँ पे सेंटर है ही नहीं। तो कई दफ़ा अब हम्म। कुछ प्रपोजल्स के अंदर सेंटर हो एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये यूजलेस है पूछना कि सेंटर पे है क्या, क्योंकि सेंटर है ही नहीं। तो मैं इसलिए बस फर्स्ट बॉल्स की बात की थी। सही। सही। अच्छा, अगले सवाल पे चलते हैं जी। मोहम्मद तैयद साहब रहीम यार खान से, उनका सवाल है एआई के बारे में। तो ज़रा लंबा सवाल है, मैं मुख्तसरन ये इसको इख्तिसार से बयान कर देता हूँ कि एआई एक तो ये काम कैसे करती है, दूसरी ये कि मेरे ख्याल में ये पूछ रहे हैं कि एआई के जवाब जो हैं वो कैसे हम ये चेक करें कि वो सही है नहीं है। तो एआई जो है वो, अगर आप एक तरह से देखें तो गूगल सर्च का एक अगला स्टेप है कि गूगल सर्च में आपको सिर्फ लिंक देते हैं, एआई जो है वो उन लिंक को पढ़ के उनको एक मजमून की सूरत में बना के दे देता है। लेकिन उसके इंफॉर्मेशन का सोर्स फिर भी वही है जो इंटरनेट पे मौजूद है। इसलिए कोई गारंटी नहीं होती कि एआई आपको दुरुस्त जवाब देगी। अलबत्ता ये है कि एआई में इतनी इंटेलिजेंस अब है कि अगर आप एआई को ये कहें कि मुझे साइंसी तौर पे मुस्तनद जवाब चाहिए, तो फिर एआई जब सर्च करेगा तो वो सिर्फ साइंसी तौर पर मुस्तनद जो सोर्सेज हैं, जैसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैं या मुख्तलिफ जो हुकूमती अदारे हैं या जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनके बारे में हमें पता है कि वहाँ पे बहुत से साइंसदान रिसर्च कर रहे हैं और वो बहुत से पेपर पब्लिश करते हैं, और उनके सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन निकलती है वो दुरुस्त होती है, या यूनिवर्सिटियों की जो वेबसाइट हैं, तो सिर्फ उन सोर्सेज को इस्तेमाल करके जवाब देगा। तो ये हमारे पे है, हम प्रॉम्प्ट कैसा देते हैं। एआई आपको सेटिस्फाई, आपको मुतमिन करने के लिए उनका जो मकसद है वो आपको मुतमिन करना है। अगर आपका मकसद है कि आपने सूडो साइंसी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप उसके कान मरोड़ के सूडो साइंसी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो ये बाय द वे, कभी नहीं समझ जी। गो ये अहेड। एआई के लिए, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये जी। एआई के लिए वो नहीं है, स्पेशल नहीं है। जब लोग गूगल सर्च करते थे तो वहाँ पे भी वो, अगर वो एक पर्टिकुलर रिजल्ट चाहते हैं तो वो गूगल आपको बिल्कुल। भेज देगा ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको वो, बिल्कुल। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसी वेबसाइट चाहिए जो कि आपको एविडेंस देती है क्लाइमेट चेंज ना होने का, तो वो आपको गूगल आपको वो भी हम्म। दिखा देगा। तो सेम बिल्कुल। चीज़ है गूगल वाली। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मतलब मेरा नुक्ता यही है कि एआई हो या गूगल सर्च हो या कोई भी टूल हो, टूल के इस्तेमाल का तरीका आपको आना चाहिए। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि छुरी हर घर में होती है, छुरी से हम गोश्त काटते हैं, सब्जियां काटते हैं, ख्वातीन खाना पकाने में रोज़ इस्तेमाल करती हैं, उसी छुरी से आप कत्ल भी कर सकते हैं। मुझे तो ये लगता है कि छुरी एक आप टूल है। मुझे लग रहा है आप गन कंट्रोल के अगेंस्ट है। मुझे लग रहा है आपकी इन बातों से। तो ओके। यह है कि टूल को कैसे इस्तेमाल करना है वो हमें सीखना होता है। वो टूल की जिम्मेदारी नहीं है कि आपको दुरुस्त जवाब दे, आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि टूल को दुरुस्त इस्तेमाल करें। तो एआई के जवाब पर मुकम्मल ईमान लाना हरगिज़ ज़रूरी नहीं है, और ना ही ये मुनासिब है। आपको हर मुमकिन तरीके से, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हर मुमकिन तरीके से उसके जवाब को टेस्ट करें।
तो खैर इसमें एक बात जो कि उन्होंने पूछी थी वो ये थी कि एआई काम कैसे करता है, उसका ऑफ कोर्स जवाब लंबा है। लेकिन हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि पहली बात तो ये है कि एक तरह की एआई नहीं है, डिफरेंट तरह की। फॉर एग्जांपल हम्म। कुछ एआई ऐसी है जो कि सिर्फ इस पे काम करती है कि उसने एरर रिड्यूस करना है। लेकिन एरर हम्म। रिड्यूस करने का मतलब ये है कि उसको पता है कि जवाब है क्या और उसका जवाब क्या है, ताकि वो कंपेयर कर सके अपना आंसर उस राइट। जवाब से जो कि, तो उसको कहते हैं क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग, राइट। लेकिन कई दफ़ा आपको जवाब नहीं पता होता, राइट। तो राइट। फिर आपने क्या करना है, वो फिर और तरीके हैं, उसको कहते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। फिर एक हम्म। समथिंग देर इज समथिंग कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जो कि ये करती है कि आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया जाता है, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपने बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, ठीक है। फिर आर्किटेक्चर्स भी डिफरेंट है, वो इस पर डिपेंड करता है कि क्या आपका जो काम है वो मेमोरी बेस्ड है, कि आपका काम जो है वो इस पे बेस्ड है कि आपने ग्रुप्स बनाने हैं। तो अगर आपने ग्रुप्स बनाने हैं तो फिर आपका आर्किटेक्चर जो होगा उसको कहते हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। अगर वो मेमोरी हम्म। बेस्ड है और आपने पीछे जाना है तो कहते हैं क्या कहते हैं, आरएनएन्स कहते हैं। तो डिपेंड, ये बहुत ब्रॉड सवाल है कि आई काम कैसे करता है। लेकिन ज़्यादातर वो काम उसका जो ये है, वही ये है कि एक गोल अचीव करना है, और उस गोल के बीच में और वो जो अचीव कर रहा है उसके बीच में उसने जितना डिस्टेंस कम हो सकता है, यानी कि एरर राइट। जितना है वो रिड्यूस करना है, तो ये उसका राइट। मेजर काम होता है। खैर, राइट। लेकिन आप कंटिन्यू करें। जी, अगला सवाल है इरफान प्यारा साहब का, कराची से। उनका सवाल यह है कि इंसान रक्स करते हुए जिस्म, दिमाग किस हद तक जिस्म का साथ देता है। अ, यानी कि प्रोफेशनल रक्स करने वाले तेज तरीन म्यूजिक पर किस तरह रक्स कर लेते हैं। तो यह बहुत गहरा सवाल है, और इस सवाल का ताल्लुक असल में इस चीज़ से है कि दिमाग टाइमिंग कैसे जनरेट करता है। जैसे गाने वाले हैं, रक्स करने वाले भी बीट पे गाते हैं, राइट, या बीट पे रक्स करते हैं। तो अब अगर बहुत तेज़ ताल में कोई शख्स गा रहा है, तो अ, अगर वो शख्स सुनकर ये देखना चाहता है कि बीट कहाँ पर आ रही है, तो वो सुनने का प्रोसेस, या वो अगर देख के, ये लोगों को देख के ये फैसला करना चाह रहा है कि बीट कहाँ पे आ रही है और उसने पाँव कब उठाना है कब रखना है, तो दिमाग की प्रोसेसिंग इतनी सुस्त होती है, इतना टाइम लगता है उसमें, कि आप बीट पे कभी नहीं गा सकते अगर आप सुन के गा रहे हैं, या अगर आप देख के डांस कर रहे हैं तो आप बीट पे कभी डांस नहीं कर सकते। दिमाग में जिन लोगों को बीट की अच्छी समझ होती है, वो एक फितरी चीज़ होती है, वो पैदाइशी होती है, जीनियाती होती है। उसमें ये होता है कि आप एक दफ़ा बीट सुन लें तो आपका दिमाग बीट को प्रिडिक्ट करता है, वो पहले से आप दिमाग को पता होता है कि कहाँ पे बीट आएगी, और वहीं पे आवाज़ निकलती है, वहीं पे सुर लगता है, वहीं पे कदम बढ़ते हैं। तो दिमाग सुनकर रक्स करने या गाने की जो है टाइमिंग नहीं बनाता, वो पेशगोई करता है कि अगली बीट कब आएगी, यानी ये प्रिडिक्शन करता है दिमाग, सुनकर नहीं करता। और ये दिमाग का जो फीचर है, ये सिर्फ इंसानों में नहीं है, ये जानवरों में भी पाया जाता है। लेकिन कम जानवरों में, हर जानवर में बीट का जो बीट के साथ चलने का की काबिलियत हर जानवर में नहीं है। अच्छा जी, अगला सवाल जो है वो एआई वाला सवाल हम पहले कर चुके हैं। तो सफदर हुसैन साहब का घोटकी सिंध से, कि हम जो ख्वाब देखते हैं कि उसको रिकॉर्ड करने की कोई जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, या इस पर कोई काम जारी है, तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन होता है। तो इस बारे में बहुत सी गलत खबरें मशहूर हैं। हकीकत यह है कि ख्वाब को रिकॉर्ड करने का कोई सिस्टम नहीं है। ऐसा ज़रूर है कि जानवरों में हमने कुछ जानवरों को ट्रेन किया, जैसे उनको जैसे चूहों पे ज़्यादातर ये तजुर्बात होते हैं कि चूहे, आपको पता है कि उनके जो पिंजरा बनाते हैं उसमें बाज़ औक़ात वो झूले से होते हैं जिसमें वो घूमते रहते हैं, या कोई मेज़ होती है, या जैसे मुझे याद नहीं मैं इसको उर्दू में क्या कहते हैं, जिसमें बहुत टेढ़े मेढ़े से रास्ते होते हैं और उनसे जाना होता है। तो चूहे उन्हें याद कर लेते हैं जब हाँ उनमें से बिल्कुल, गुजरते हैं, लैब्रिथ या की जो बात कर रहे लेबरिंथ, हाँ जी। हैं। अ, लेकिन उसका उर्दू लफ्ज़ मुझे याद नहीं है अभी। तो हाँ। उसमें साइंसदानों ने चूहों के दिमाग के सिग्नल रिकॉर्ड किए कि जब वो उस मेज़ या लेबरिंथ से गुजरते हैं तो किस जगह पे उनके दिमाग में क्या क्या सिग्नल जनरेट होते हैं उनके न्यूरॉन्स में। और फिर उन्होंने ये उनमें मतलब दिमाग में सेंसर नस्ब करके उन्होंने ये रिकॉर्डिंग की। फिर उसके बाद जब चूहे सो गए तो उन्होंने ये फिर देखा कि सोते में भी जब वो आरईएम फेज में जाते हैं, यानी नींद की एक वो हिस्सा होता है जिसे रैपिड आई मूवमेंट फेज, आरईएम फेज कहते हैं।
तो उसमें चूहों के दिमाग में एन वही पैटर्न बन रहे थे जो जागते में उस झूले में घूमते हुए या उस मेज़ में से गुजरते हुए उनके दिमाग में बनते थे। तो उससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि चूहे इस वक्त वो ख्वाब देख रहे हैं जो वो जागते में वो कर रहे थे। तो उस किस्म की रिकॉर्डिंग तो हो चुकी है, लेकिन इंसानों के ख्वाब की रिकॉर्डिंग, इंसानी दिमाग इस कदर पेचीदा है कि उसकी रिकॉर्डिंग अभी मुमकिन नहीं है। और वैसे भी आप इंसान के दिमाग को सर्जरी करके उसमें तो सेंसर नहीं लगा सकते जो चूहों के हम सेंसर लगाते हैं। तो इंसानी दिमाग को के ख्वाब रिकॉर्ड करने का कोई टेक्नोलॉजी अभी ईजाद नहीं हुई। वैसे आई थिंक इसको हिंदी में भूल भुलैया कहते हैं, लेकिन मुझे उर्दू का भूल वर्ड नहीं भुलैया, पता। जी जी जी, थैंक यू, भूल भुलैया। आदिल शहजाद साहब का मानसैरा से सवाल है, हमारी तरह के इंसान आज से कितनी हजार साल कबल इर्तिका के अमल से गुजर कर इस ज़मीन पर मौजूद था। तो अर्ज है कि पहली तो ये बात यह है कि इर्तिका का प्रोसेस एक मुसलसल प्रोसेस है, वो ख़त्म नहीं होता। ऐसा नहीं था कि चंद हज़ार या चंद लाख साल कबल एक स्टेप हुआ जिसमें कोई गैर इंसान नौ की किसी मादा ने किसी इंसान को जन्म दिया और उस तरह इंसान पैदा हो गया। ये एक बहुत सुस्त रफ्तार प्रोसेस है और ये हमेशा चलता रहता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हम इंसान चीज़ों को समझने के लिए उन्हें कैटेगराइज करते हैं और हम ये देखते हैं कि अब जो फॉसिल्स मिल रहे हैं 3 4 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार साल पहले के फॉसिल बिल्कुल इंसानों जैसे हैं। अगर हम 10 लाख पुराने फॉसिल देखें तो उसमें कोई इंसानी शक्ल का, इंसानी शक्ल सूरत का फॉसिल नहीं मिलता। इंसान से मिलते जुलते फॉसिल 10 लाख साल पहले मौजूद हैं। लेकिन ऐसे फॉसिल जो देखने में बिल्कुल इंसान लगते हैं, यानी उनके जिस्म की हड्डियां, उनके खोपड़ी, जो खोपड़ी का स्ट्रक्चर है, उनके जो हाथों का, पाँव का स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल इंसानों जैसा है। तो ऐसा कदीम तरीन फॉसिल जो अब मिला है वो अब तक वो तकरीबन 3 लाख साल पुराना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 100% बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आज के इंसान है, उसमें भी फ़र्क है। लेकिन वो फ़र्क इतना कम है कि लोग कहते हैं, साइंसदान कहते हैं कि उस फॉसिल को इंसानी यानी होमोसेपियन का फॉसिल ही समझना चाहिए। तो उस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि कम से कम 3 लाख साल से इंसान मौजूदा हालत में यानी होमोसेपियंस मौजूदा हालत में मौजूद हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 लाख साल पहले अचानक ये हो गया, ये एक लंबा प्रोसेस है। हमें जो अब तक शवाहद मिले हैं वो ये है कि कम से कम 3 लाख साल पहले इंसान कमोबेश मौजूदा हालत में मौजूद थे। अगला सवाल जैगम काजमी साहब का है डेरा इस्माइल खान से, लेकिन उनका सवाल हम पहले जवाब दे चुके हैं कि किसी सर्च इंजन या मसनूई जहारत से किसी सवाल का साइंसी जवाब ढूंढते हैं तो हमें मुस्नद जवाब के लिए क्या करना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि अगर आप ये पहले से उसे कह दें कि हाँ मुझे सिर्फ मुस्तनद जवाब चाहिए और वो सिर्फ मुस्तनद सोर्स से जवाब दे, तो ज़्यादा इम्कान है कि जवाब मुस्तनद होगा। लेकिन फिर भी एआई के किसी भी जवाब को या सर्च इंजन के किसी भी जवाब को अज खुद मुस्तनद ना समझिए। इंसानी कोशिश ज़रूरी है कि आप अपनी तरफ से उसको इंडिपेंडेंट सोर्सेज से वेरीफाई करें। जैसे अगर एआई ने किसी सवाल का जवाब दिया है जो स्पेस से मुतालिक है, तो आप यूरोप की स्पेस एजेंसी के वेबसाइट पे चले जाएं, स्पार्को की वेबसाइट पे चले जाएं, इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, चाइना की स्पेस एजेंसी है, नासा है, इन सब की वेबसाइट्स पर बहुत इंफॉर्मेशन मौजूद है, वहाँ से हम इंडिपेंडेंटली कंफर्म कर सकते हैं। अगला सवाल फरहान अली साहब का है दुबई से, शऊर को जदीद साइंस कैसे डिफाइन करती है, वजाहत करें। शऊर की कोई डेफिनेशन मौजूद नहीं है। शऊर एक ऐसी चीज़ है जो अ, जिसके बारे में साइंसदान ये कहते हैं कि हम जब शऊर को अ, देखते हैं तो इस तरह से देखते हैं कि अगर कोई दूसरा एंटिटी, जो दूसरा इंसान हो या जानवर हो, उसी किस्म के रवैये रखता है जैसे हम रखते हैं, यानी जैसे हमारा अंदरूनी जो तजुर्बा है, किसी चीज़ पे हमें गुस्सा आता है, किसी चीज़ पे हमें प्यार आता है, किसी चीज़ को हम अच्छा समझते हैं, किसी चीज़ को बुरा समझते हैं। गर्म चाय अगर हो तो वो अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो तो वो हम फिर जल जाते हैं, हम उससे फ़ौरन भागते हैं। तो दूसरों को भी हम यही रवैया करते देखते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि दूसरों में भी शऊर मौजूद है, राइट। लेकिन शऊर की कोई साइंसी डेफिनेशन नहीं है, इसलिए शऊर के बारे में साइंसी तहकीक बहुत मुश्किल है कि अभी तक इसको डिफ़ाइन करना भी मुमकिन नहीं है। इसका जो
एक्चुअल स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो एक अंदरूनी तजुर्बा है, मौजूई तजुर्बा, यानी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस साइंसी तरीक़ाकार से इनकम्पेटिबल है, क्योंकि साइंसी तरीक़ाकार ही ऑब्जेक्टिविटी पे मुनहसर है। इसलिए शऊर की स्टडी के लिए साइंसी प्रोटोकॉल्स ही अभी मुतय्यन नहीं हो पाए। अगला सवाल है मोहम्मद हमजा साजिद साहब का। क्या इर्तिका साइंस की रूह से अब मुसल्लमा और मुसद्दका हकीकत का दर्जा रखता है या नहीं? तो ये अक्सर लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है। साइंस का कोई भी नज़रिया अज खुद हकीकत नहीं होता। साइंस के नज़रियात हकीकत की वजाहत के लिए तश्कील दिए जाते हैं। अगर हम क्वांटम फिज़िक्स की मिसाल लें तो क्वांटम फिज़िक्स में हकायक वो हैं जो हम डेटा इकट्ठा करते हैं, उसको हम हकीकत कहते हैं। तो उन डेटा की वजाहत के लिए जो हम मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं उसको हम थ्योरी कहते हैं। क्वांटम थ्योरी एक मैथमेटिकल मॉडल है। अभी जैसे हमने पहले बात की थी कि वेव फंक्शन एक मॉडल है या रियलिटी है, कुछ भी है, लेकिन इन दी एंड एक रियाजी का एक फॉर्मूला है जिससे हम ये पेश गोई कर सकते हैं कि आइंदा जब हम मुशाहदात करेंगे तो उसमें हमें क्या डाटा मिलेगा, राइट। थ्योरी का मतलब ये होता है कि जो पहले से डाटा मौजूद है उसकी वजाहत कर सके और पेश गोई कर सके कि आइंदा जब हम उस किस्म के तजुर्बात करेंगे तो क्या डाटा मिलेगा। तो इर्तिका भी इसी तरह एक साइंसी थ्योरी है। इर्तिका उस डेटा को वजाहत करने के लिए ये थ्योरी तश्कील दी गई है जो हमारे पास सैकड़ों बल्कि हज़ारों सालों से मौजूद है। उस डेटा की वजाहत 200-250 साल पहले नहीं थी हमारे पास। यानी हमें 200 साल पहले, डार्विन से पहले भी हमें ये इल्म था कि अनवा इर्तिका पजीर होते हैं। जो माजी में अनवा थे वो मुख्तलिफ थे, आज वो अनवा नहीं हैं, और आज के जो अनवा हैं वो माजी में नहीं थे। यानी ये तब्दीली का अमल हमें पहले से इल्म था, लेकिन हमें ये इल्म नहीं था कि उसकी वजह क्या है। तो इर्तिका का नज़रिया उसकी वजूहात बयान करता है। नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशंस, सिलेक्शन, और जो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन जिसे कहते हैं, यानी अगली नस्ल जो पैदा होती है वो पिछली नस्ल से कुछ मुख्तलिफ होती है, और फिर उसी तब्दीली को, छोटी छोटी तब्दीलियाँ जैसे वालिदैन और बच्चों में देखें, बच्चों की शक्लें वालिदैन से मिलती हैं लेकिन 100% उन जैसी नहीं होती, मुख्तलिफ होती हैं। भाई बहन 100% एक जैसे नहीं होते, सबकी शक्लें मुख्तलिफ होती हैं लेकिन मिलती जुलती हैं, हम बता सकते हैं कि ये भाई बहन हैं। तो ये तब्दीलियाँ अगर उसको हम 100 नस्लों पे, 100 पुश्तों में जाके देखें तो उनके जो आगे 100 पुश्तें होंगी वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होंगी। तो इसी प्रोसेस को अगर हम लाखों पुश्तों में देखें तो वो तब्दीलियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि उसको फिर हम मुख्तलिफ अनवा कह देते हैं, क्योंकि वो फिर एक दूसरे से रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, यानी मिलकर जिनसी अमल से बच्चे भी पैदा नहीं कर सकते। तो इर्तिका का नज़रिया साइंसी नज़रिया है, और हर दूसरे साइंसी नज़रिए की तरह ये मुसद्दका हक़ाइक़ की वजाहत करता है। और चूंकि ये बार बार परखे जाने पर दुरुस्त साबित हुआ है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा काबिल एतमाद नज़रिया कहा जाता है। जिस तरह क्वांटम फिजिक्स का नज़रिया है या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो नज़रिया है, वो बहुत ज़्यादा काबिल एतमाद है, इसलिए कि ये तमाम मुशाहदात की वजाहत करता है, और अभी तक इसे गलत करने के कोई ऐसा डाटा नहीं मिला जो इसे वाज़े तौर पर गलत साबित करता हो। तो इर्तिका का नज़रिया भी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आगे इसके इस क्वेश्चन में आगे लिखा क्या हुआ है? लिखा हुआ है यानी दो जमा जो दो पाँच की तरह माना जाता है, इसका क्या मतलब है? जी, नहीं, वो तो गलत वो तो खैर है। आई एम श्योर टाइपो है। ओ, लेकिन यही है कि हमें नज़रिए और हक़ाइक़ में फ़र्क को समझना चाहिए। क्वांटम फिज़िक्स का नज़रिया जो है वो हकीकत नहीं है, वो नज़रिया है, लेकिन वो हकीकत की वजाहत करता है, और मुस्तकबिल में मुशाहदात वाल जो होंगे उसकी पेशगोई करता है। अच्छा जी, अगला सवाल जो है हम छोड़ देते हैं, वो स्कूल एजुकेशन के मॉडर्नाइजेशन से ताल्लुक़ रखता है। अभी लंबा टॉपिक है। हाँ जी, एक नोमान साहब का बहुत लंबा सवाल था, उसका मैं मुख्तसर सा कर देता हूँ कि साइंसदानों के मुताबिक दुनिया की तख्लीक के लिए कुछ कवानीन और असूल हैं जो उसको चलाते हैं, लेकिन ये असूल और कवानीन कैसे वजूद में आए? तो ये साइंस का मौजू नहीं है। साइंसी कवानीन मुशाहिदात की वजाहत के लिए बनाए जाते हैं,
और ये साइंसी कवानीन, साइंसदानों को ये एतमाद है कि तबई कवानीन जो कायनात चलती है जिन कवानीन पे, उनका बहुत अच्छा मॉडल है। ये अच्छा मॉडल इसलिए हम कहते हैं कि हमें अभी तक कोई ऐसा मज़हर नहीं मिला जो इन्हें गलत साबित करता हो। लेकिन कायनात में वो कानून क्यों हैं, उसका जवाब ना तो साइंस देती है और ना ही ये साइंस का काम है जवाब देना। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी डॉक्टर से पूछें जी कि हमारा फ्रिज क्यों नहीं काम कर रहा। ये डॉक्टर का काम नहीं है कि वो ये बताए फ्रिज क्यों नहीं काम कर रहा, राइट। डॉक्टर का जो शोबा है वो मेडिकल से मुतालिक है। साइंस का शोबा जो है वो म, जो मारूजी मुशाहिदात हैं उनकी वजाहत करना है। वो मुशाहिदात जिनके पीछे जो तबई कवानीन है वो क्यों बने, कैसे बने, ये फ़लसफ़े का सवाल है, ये साइंस का सवाल नहीं है। वो कुछ डॉक्टर होते हैं जो गर्मियों में फ्रिज मैकेनिक बन जाते हैं। हाँ जी, वैसे वो राइट। तो फिर वो यही होता है कि वो फ्रिज मैकेनिक बनेंगे तो जाहिर हम्म, है कि फिर वो उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं होगी जैसी उस शख्स की है जिसने सारी उम्र मतलब फ्रिज के मैकेनिक हम्म, का कोर्स किया है और उसके बाद 20-30 बिल्कुल। साल का तजुर्बा है। अच्छा, वैसे तो मेरे ख्याल है ये फिलोसफी आखिरी सवाल था जी, फिलोसफी में गो इसके अहेड। क्या कहते हैं कुछ वो हैं क्या कहते हैं, अभी साइंस का सवाल ऑफ कोर्स नहीं हो सकता ये, लेकिन ये फिलोसफी के अंदर इसके कुछ वो हैं, फिलोसफी ऑफ साइंस के अंदर एक तो ये है हम्म। कि डेविड ह्यूम एक फिलोसोफर था, उसने इंडक्शन के कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल उठाया था। उसने कहा था कि राइट। जब हम कहते हैं कि एक लॉ ऑफ फिजिक्स एक लॉ है, इसका मतलब हम सिर्फ वो इस बेस पे कह रहे हैं कि आज तक चीज़ें ऐसी हुई हैं। क्या बिल्कुल। हम ये कह सकते हैं कि आगे भी चीज़ें ऐसी होंगी? हमारे पास कोई रीज़न नहीं है ये कहने का। तो बिल्कुल। हम जब कहते हैं ना कि बिल्कुल। एक लॉ ऑफ फिजिक्स जो है वो एक लॉ है, इसका मतलब है कि आज तक हम्म। चीज़ें ऐसी हुई हैं। इंडक्शन का बिल्कुल। मतलब ये होता है कि आप ये ज्यूम करो कि आगे भी चीज़ें ऐसी होंगी। हम्म। हमारे हम्म। इसकी कोई फिलोसॉफिकल बेस नहीं है ये कहने की। तो लॉ ऑफ फिजिक्स हम्म। का मतलब होता है कि आज तक चीज़ें ऐसी हुई हैं, ठीक है, राइट। मोस्टली। फिर एक और डिबेट है फिलोसफी के अंदर, उसे कहते हैं नॉर्मेटिव लॉज लॉज ऑफ फिजिक्स या फिर डिस्क्रिप्टिव लॉज ऑफ फिजिक्स। जब हम कहते हैं हम्म। कि हम्म। फॉर एग्जांपल कि सेब जो है वो नीचे गिरेगा, उसका मतलब क्या है? क्या हम ये कह रहे हैं कि आज तक ऐसा हुआ है? तो हम जब हम कहते हैं कि सेब नीचे गिरेगा तो हम ये कह रहे हैं कि आज तक हमने सेब को ऐसा करते हुए देखा है, तो इसको कहते हैं हम्म। डिस्क्रिप्टिव राइट। नेचर ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स। एक राइट। होता है नॉर्मेटिव, उसका मतलब ये होता है कि हम्म। सेब को नीचे गिरना चाहिए, क्योंकि हम्म। हम बता रहे हैं कि सेब कोई इस ये जब लॉ ऑफ फिजिक्स एक काइंड ऑफ डिक्टेट कर रहा है कि सेब को क्या करना चाहिए। तो ये राइट। एक डिफरेंट लेंस है लॉ ऑफ फिजिक्स को देखने का, कि हम्म। इसको कहते हैं नॉर्मेटिव लेंस। डिस्क्रिप्टिव लेंस राइट। और नॉर्मेटिव लेंस जो है वो डिफरेंट है। फिर एक और चीज़ है जो कि इसमें थोड़ा सा साइंस का अमल दखल हो सकता है, वो ये है कि अगर तो एक इन्फिनिट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस हैं और हर पॉसिबल लॉ ऑफ नेचर जो है उसके लिए एक यूनिवर्स मौजूद है, तो फिर हमारी हम्म। यूनिवर्स जो है वो सिर्फ एक एक यूनिवर्स है उन तमाम यूनिवर्सेस में से। तो इसका हम्म। मतलब है कि जो हमारी यूनिवर्स में लॉज हैं वो स्पेशल नहीं है। वो स्पेशल सिर्फ इस सेंस में है कि उन लॉज ऑफ नेचर के तहत जो है वो लाइफ वजूद में आ सकती है, और हम तो इसको कहते हैं एंथ्रोपिक रीजनिंग थोड़ी सी, राइट। राइट। तो अगर तो राइट। एक इन्फिनिट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस हैं और हर लॉ ऑफ नेचर जो है, सेट ऑफ लॉज ऑफ नेचर जो है वो एग्जिस्ट करता है किसी यूनिवर्स के अंदर, तो फिर हमारी हम्म। यूनिवर्स जो है वो सिर्फ उन इन्फिनिट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस में से एक यूनिवर्स है। तो राइट। हाँ, यहाँ पे राइट। थोड़ी सी साइंस आ सकती है, लेकिन उसके अलावा जो है वो ये एक मोर और लेस एक फिलोसॉफिकल बहस है। राइट। और वो असल में हमारे यहाँ इस किस्म के सवाल जो आते हैं ना वो ज़्यादातर साइंस और मज़हब को आपस में या मिलाने के लिए या आपस में इनका टकराव कराने के लिए आते हैं। तो मेरे ख्याल में ये दोनों रवैये ठीक नहीं है। ना साइंस और मज़हब को मिलाना चाहिए आपस में और ना ही इनका टकराव ज़बरदस्ती करवाना चाहिए। साइंस और मज़हब के डोमेन अलग अलग हैं। साइंस खुदा के बारे में या मज़हब के बारे में कोई बयान नहीं देती। और ये समझना कि चूंकि साइंस फितरी कवानीन को समझने की कोशिश कर रही है, ये कोई मज़हब मुखालिफ है, ये बहुत गलत सोच है और इसका साइंसी सोच से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अम, हसन, ओके। और कोई सवाल है ऑनलाइन? नहीं, मुझे दिखा तो नहीं अभी तक कोई सवाल, लेकिन मैं देखता हूँ अगर कोई मिले सवाल तो। एक मिनट रुकें। मुझे लगा था कि शायद यूट्यूब पे आएंगे, लेकिन यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं लिखा, तो मैं फेसबुक पे देखता हूँ किसी ने लिखा हो तो। ठीक। हाँ हाँ। हम्म, नहीं, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं। हाँ, आई थिंक और कोई सवाल नहीं है। चल ठीक है। तो चले फिर हम रैप अप करते हैं। अ, तो हसन, आपका बहुत शुक्रिया। आपने
शुरू में जो टेक्निकल डिफ़िकल्टीज थी उसके हम्म। बावजूद समहाउ वी मैनेज्ड। और हमारे मेम्बरान का बहुत शुक्रिया। और हम ये कोशिश करेंगे कि हर माह ऐसा सेशन करें जिसमें आपके सवाल के जवाब देंगे। तो हम साइंस की दुनिया पे अब एक नई पोस्ट लगाएंगे जिसमें जनवरी में जो सेशन होगा उसके लिए सवालात इकट्ठा करना शुरू करेंगे। तो आपके जहन में कुछ सवाल हो तो वो जो एक पोस्ट आएगी अगले 2-3 दिन में हम वो पोस्ट कर देंगे जनवरी के सवालात इकट्ठा करने के लिए। उसमें फिर आप सवाल कीजिएगा। तो आई बहुत थिंक शुक्रिया। जी। आई थिंक एक चीज़ जो कि आई थिंक यहाँ पे हम कह सकते हैं वो ये है कि मुझे लग रहा है कि आई थिंक फेसबुक ने ना काफ़ी हैवी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं लाइव स्ट्रीम्स के ऊपर। बिकॉज हम्म। कुछ लोग जो हैं वो बहुत वायलेंट कंटेंट स्ट्रीम करते हैं, तो उन्होंने बहुत राइट। रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। तो अगर मैं राइट। देखूंगा इसके अंदर, क्योंकि ये नई चीज़ है, ये पहले नहीं होता था ऐसे। अगर तो ऐसा है तो हम्म। फिर हम अगली बार से ना हम अरेंजमेंट ऐसे कर सकते हैं कि हम साइंस की दुनिया यूट्यूब चैनल के ऊपर स्ट्रीम करें, और फिर वहाँ बिल्कुल। से हम बिल्कुल। शेयर कर राइट। सकते हैं फेसबुक के ऊपर। तो राइट। मैं देखूंगा कि क्या चल रहा है राइट। यहाँ पे। ठीक है। तो हसन बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम।